Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India, Law and Engineering। आज हम अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम। और इसके बेसिकली 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन 4 पॉइंट में भी एक मेथड, 4 मेथड में से एक मेथड है हमारा आर्बिट्रेशन। उसको डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही वाला जो मेथड है वो मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम क्या होता है। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है ना। विद द स्टीप ग्रोथ इन द नंबर ऑफ लॉज एंड नंबर ऑफ केसेस, द कोर्ट सिस्टम इज अंडर ग्रेट प्रेशर। हमारे कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा केसेस हैं और वो केसेस जो है क्या है, पेंडिंग है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है केस को सॉल्व करने में। Efforts need to be made to resolve the dispute by resorting to alternative dispute resolution method before they enter the portals of the court। तो एक रास्ता निकल के ये आता है, क्यों ना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम को जो है फॉलो किया जाए, जिससे केस जो है जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो सके और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके, या जो भी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उसको जल्दी जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। तो बेसिकली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, इट इज द प्रोसीजर फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। विदाउट लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब है लॉ, कानून, है ना, या कोर्ट से हम इसको रिलेट करते हैं। लेकिन जब हम अपने डिस्प्यूट्स को कोर्ट के बाहर सेटल करते हैं, उसमें कोर्ट की हेल्प नहीं लेते, तो उनको बोला जाता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली इसका फायदा क्या होता है, फायदा इसका ये होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, एक तो बहुत जल्दी होते हैं, है ना, केसेस जो होते हैं बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, क्विक होते हैं ये सिस्टम। उसके बाद इकोनॉमिकल होते हैं, क्योंकि अगर केस जल्दी सॉल्व होगा तो उसमें कोर्ट की फीस, लॉयर की फीस जो देनी पड़ेगी उसमें जो है कमी आती है। और इसके प्रोसीजर में जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि कोर्ट के केसेस में क्या होता है, वो जो अपना प्रोसेस अपनाता है कोर्ट, वो काफी रिजिड होता है, और रिजिड होता है इसीलिए टाइम टेकिंग होता है। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल में 4 मेथड होते हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, निगोसिएशन एंड कंसिलिएशन। तो पहले इन चारों की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस सिमिलर टू इनफॉर्मल ट्रायल, है ना। जैसे कोर्ट के अंदर केस जाएगा तो ट्रायल होता है वहां पे, मतलब सुनवाई होती है, तो उसको तो फॉर्मल बोलेंगे। लेकिन क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है वो कोर्ट के बाहर होता है ना, कोर्ट से अलग हटकर होता है, तो ट्रायल तो वैसा ही होता है, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है वैसी ही सुनवाई होती है, लेकिन इसको इनफॉर्मल बोला गया है क्योंकि ये कोर्ट के बाहर होता है। In which a neutral third party or parties render a decision based on the merit of the case। थर्ड पार्टी की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो पार्टी के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है। अब उस डिस्प्यूट को हमें रिजॉल्व करना है, तो वो दोनों पार्टी ये तय कर लेते हैं कि कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो वो एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करती हैं और ये तय करती हैं कि वो जो थर्ड पार्टी है वो दोनों पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कराने में हेल्प करे। तो आर्बिट्रेशन का जो भी प्रोसेस है ना, बेसिकली आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1988 में वो सारा प्रोसेस गिवन है। तो उसमें जो भी प्रोविजंस लॉ के अंदर दिए गए हैं, उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये जब इसमें डिसीजन आ जाता है, आर्बिट्रेटर की तरफ से डिसीजन आ जाता है ना, तो या तो वो बाइंडिंग होगा या नॉन बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग का मतलब ये है कि दोनों पार्टी को मानना ही पड़ेगा, और नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि कोई पार्टी उसको डिनाई भी कर सकती है। मीडिएशन की बात करें तो a collective process where a mediator works with the parties to come to a mutually agreeable solution। ये भी एक कोर्ट के बाहर सेटलमेंट किया जाता है डिस्प्यूट में। इसमें एक मीडिएटर को अपॉइंट करती हैं दोनों पार्टीज, और बेसिकली ये इनफॉर्मल ट्रायल की तरह नहीं होता है ना। और ये जो होता है ये
नॉन बाइंडिंग होता है। नॉन बाइंडिंग मतलब पार्टीज चाहें तो उसको मान भी सकती हैं और पार्टीज जो है नहीं भी मान सकती। तो हम ये जो चारों मेथड देख रहे हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, निगोशिएशन, कंसिलिएशन, इसमें जो है बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन जैसे मैंने बताया बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग है, इनफॉर्मल ट्रायल की तरह है। मीडिएशन जो है आपका नॉन बाइंडिंग। कंसिलिएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन की तरह ही होता है लेकिन फॉर्मेलिटी इसमें और भी कम हो जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्रायर एग्रीमेंट। इस कंसिलिएशन प्रोसेस में पहले से एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज जो है वो पहले से ही क्या करती हैं, एग्रीमेंट अपना बना के रखती हैं कि अगर उनके बीच में डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट के बाहर सेटल करेंगे। लेकिन कंसिलिएशन में प्रायर एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनी पार्टी कैन रिक्वेस्ट द अदर पार्टी टू अपॉइंट अ कंसिलेटर। एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को कह सकती है कि वो कंसिलेटर को अपॉइंट कर ले और वो कंसिलेटर क्या करेगा, दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको खत्म करवाएगा। वन कंसिलेटर इज प्रिफर्ड बट टू और थ्री आर ऑल्सो अलाउड। तो इसमें कंसिलेटर के केस में या तो एक पर्सन भी हो सकता है या दो या तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो पार्टीज होंगी दोनों वो कंसिलेटर के पास अपने स्टेटमेंट जो है, अपना डिस्प्यूट जो है, डिस्प्यूट का क्या नेचर है उसको सबमिट करेंगी, अपने पॉइंट्स रखेंगी। कंसिलेटर जो है अगर उसको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके लिए फर्दर रिक्वेस्ट कर सकता है और दोनों पार्टी से मिल सकता है और कम्युनिकेट विद द पार्टीज ओरली और इन राइटिंग। और कंसिलेटर जो है मिल भी सकता है, ओरली भी बात कर सकता है या रिटर्न में रिटर्न एक्सचेंज भी कर सकता है। उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रिटर्न में मैसेज भेज के उनसे वो मैसेज या इन्फॉर्मेशन ले सकता है। पार्टीज में इवन सबमिट सजेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट टू द कॉन्सिलेटर। इस केस में क्या होता है, दोनों पार्टीज जो है वो सजेशन भी देती है कंसिलेटर को कि ये सजेशन है, इस सजेशन को मान के हमारा डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा निगोशिएशन। निगोशिएशन में बेसिकली क्या होता है, ये डायलॉग होता है दोनों डिस्प्यूटेड पार्टी के बीच में। निगोशिएशन इज अ डायलॉग इंटेंडेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, to produce an agreement upon courses of action, to bargain for individual or collective advantages, or to craft outcome to satisfy various interests। जैसे बार्गेन करते हैं ना कि आप जो है, अच्छा दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो वहां पे बार्गेनिंग हो रही है कि मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, आप मेरे लिए ये कर दो, तो दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगा, है ना। किसी बात पे सेटल हो गए, बार्गेनिंग कर ली। ठीक है, तो निगोशिएशन उसी तरह का है। ये दोनों पार्टीज के बीच में एक तरह से डायलॉग होता है और डायलॉग के बेस पे वो आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है हमारे बीच में डिस्प्यूट है, इसको हमें सॉल्व करना है ना। और इसको जैसे मैंने अभी बताया आपस में वो कुछ टर्म एंड कंडीशंस पे बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो ये जो निगोशिएशन होता है ये बिजनेस पर्पस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ब्रांचेस, लीगल प्रोसीडिंग, है ना। इसके अलावा दो नेशंस के बीच में भी निगोशिएशन हो सकता है। ठीक है, कुछ पर्सनल सिचुएशन जैसे मैरिज का केस है, डाइवोर्स का केस है, पेरेंटिंग का केस है, हमारे एवरीडे लाइफ में केसेस आते हैं तो वहां पे बेसिकली निगोशिएशन कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड निगोशिएशन थ्योरी, है ना। अगर इस सब्जेक्ट को हम पढ़े तो इसको एक सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है निगोशिएशन थ्योरी। और जो निगोशिएशन के लिए प्रोफेशनली वर्क करेंगे उनको बोला जाएगा निगोशिएटर। अब हम यहाँ पे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। The process of arbitration can start only if there exists a valid arbitration agreement between the parties prior to the emergence of the dispute। ठीक है, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस तभी हो सकता है जब दो पार्टीज के बीच में पहले से एग्रीमेंट हुआ हो। अब पहले से एग्रीमेंट कैसे होगा, दो पार्टीज हैं, अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में कभी उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है तो वो पहले से ही तय कर लेती हैं, है ना, पहले से ही अपने बीच में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि जब भी हमारे बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में जाएंगे और वहां पे अपना केस जो है, अपना डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है और वो एग्रीमेंट जो है राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, जैसे दो पार्टीज के बीच में पार्टनरशिप है
है ना? तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तो बन ही रहा है, तो उसमें एक क्लॉज डाला जा सकता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, है ना? या अलग से एग्रीमेंट जो है उसको भी बनवाया जा सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट regarding which the dispute exists must either contain an arbitration clause or must refer to a separate document signed by the parties। तो मैंने वही बताया आपको कि arbitration clause डाल दिया जाए उसमें, है ना? या अलग से डॉक्यूमेंट साइन करके एग्रीमेंट कर लिया जाए जिसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोला जाएगा। Any party to the dispute can start process of appointing arbitrator। अगर मान लीजिए फ्यूचर में इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो कोई भी पार्टी जो है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकती है। एंड इफ द अदर पार्टी डज नॉट कोऑपरेट द पार्टी कैन अप्रोच द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। एक पार्टी जो है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहती है, दूसरी पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो जो पहली पार्टी है वो चीफ जस्टिस के पास जा सकती है और उनको बोल सकती है, उनके पास अपील कर सकती है कि आप जो है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दीजिए। अब चीफ जस्टिस की तरफ से होगा तो मतलब इसमें कोर्ट की तरफ से आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। पार्टीज खुद भी अपॉइंट कर सकती हैं। अगर मान लीजिए दो पार्टी है वो एक पर्सन को आर्बिट्रेटर बनाना चाहती है और दोनों सहमत है तो उस पर्सन को आर्बिट्रेटर बनाया जा सकता है और वो आर्बिट्रेटर क्या करेगा, वो आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी के जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक। देयर आर ओनली टू ग्राउंड्स अपॉन विच अ पार्टी कैन चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। मान लीजिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है तो दोनों पार्टीज दो ग्राउंड पे चैलेंज कर सकती हैं। एक, रीजनेबल डाउट इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर। अगर पार्टीज को लगता है कि आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हुए हैं वो किसी एक पार्टी के लिए इम्पार्शियल हो सकते हैं, पार्शियलिटी कर सकते हैं एक पार्टी के साथ, तो उसके खिलाफ जो अपील की जा सकती है। और दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर क्वालिफिकेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो पर्सन में नहीं है ना? तो उस केसेस पे आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। अभी जो आर्बिट्रेटर होते हैं ये सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं, मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं, है ना? एक सिंगल पर्सन भी आर्बिट्रेटर हो सकता है या दो या तीन लोगों का पैनल भी हो सकता है और इनको बोला जाता है आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। ठीक। अब डिस्प्यूट आएगा तो दोनों पार्टी इस आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल के पास जाएंगी। आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल जो है या जो आर्बिट्रेटर है वो दोनों पार्टीज को सुनेंगे, है ना? और उनके बेसिस पे अपना डिसीजन देंगे। और जब एक बार डिसीजन देंगे तो इन पार्टीज को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। हालांकि बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग दोनों होता है ये। ठीक। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन इन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। ये जो पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन मतलब कोर्ट की तरफ से इंटरफेयर जो होता है वो बहुत ही कम होता है। If a party wants to challenge the jurisdiction of the arbitration tribunal, it can do before the tribunal itself। अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया है वो उसके फेवर में नहीं है, उसको सही नहीं लगता है, तो जो उसको पहली अपील करनी पड़ेगी वो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के पास ही करनी पड़ेगी, ना कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। इफ द ट्राइब्यूनल रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, ट्राइब्यूनल अगर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, देयर इज लिटिल द पार्टी कैन डू एक्सेप्ट टू अप्रोच अ कोर्ट आफ्टर द ट्राइब्यूनल मेक्स एन अवार्ड। उस केस में पार्टी जो है कोर्ट में जा सकती है। सेक्शन 34 जो है कंपनी एक्ट, सॉरी, सेक्शन 34 जो है हमारा वो ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1998 का सेक्शन 34 ये कहता है कि कुछ सर्टेन ग्राउंड पे पार्टी जो है वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ अपील कर सकती है ना? तो जो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दे दिया है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उसको बेसिकली बोला गया है आर्बिट्रेटर अवार्ड, है ना? तो उस अवार्ड के अगेंस्ट मान लीजिए किसी पार्टी को फेवर में नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकती है। वंस द पीरियड फॉर फाइलिंग एन अपील फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड इज ओवर और इफ सच एन अपील इज रिजेक्टेड द अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टी। तो जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, एक बताया गया है कि अवार्ड के कितने दिनों के बाद प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में अपील कर सकते, वो टाइम पीरियड निकल गया या उनकी अपील रिजेक्टेड हो गई
तो जो आर्बिट्रेटर ने जजमेंट दिया है, अवार्ड दिया है, वो दोनों पार्टीज के लिए क्या होगा, बाइंडिंग होगा, उनको मानना पड़ेगा। ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं आर्बिट्रेशन के। आर्बिट्रेशन प्रोमिसेस प्राइवेसी, क्योंकि आर्बिट्रेटर के सामने सुनवाई हो रही है तो दोनों पार्टीज की प्राइवेसी इसमें बनी रहती है। लेकिन सिविल कोर्ट में क्या होता है, प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो पब्लिक के सामने होती है। आर्बिट्रेशन प्रोवाइड लिबर्टी टू चूज एन आर्बिट्रेटर, है ना। आर्बिट्रेशन के केस में दोनों पार्टीज के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपने आर्बिट्रेटर को खुद चूज कर सकती है, हु कैन बी स्पेशलिस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। Arbitrators who are sector specialists can be selected who resolve the dispute fairly and expeditiously. The venue of the arbitration can be placed convenient to both the parties. अब जहाँ पे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस चलेगा उसके लिए वेन्यू तय करना है, प्लेस तय करनी है, तो वो दोनों पार्टीज मिलके तय कर सकती हैं। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं है, वहाँ तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है। और साथ में अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकती है, इंग्लिश में आर्बिट्रेशन करना है, हिंदी में करना है, किसी और लैंग्वेज में करना है। The rules governing arbitration procedure can be defined mutually by both the parties. अब जो भी प्रोसीडिंग होंगी दोनों पार्टीज जो है उसको इजीली डिफाइन कर सकती हैं कि प्रोसेस हमारा ऐसा होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर कोर्ट के अंदर केस गया है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है ना, क्योंकि क्लेमेंट जो है उसको एडवोकेट की फीस, कोर्ट की फीस, प्रोसेस फीस, है ना, इस तरह के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन के केसेस में एक्सपेंसेस जो होते हैं कम होते हैं एंड मेनी टाइम्स द पार्टीज देमसेल्फ आर्ग्यू देयर केसेस। उस पार्टीज जो है खुद ही अपने केसेस को आर्ग्यू करती हैं, तो एडवोकेट की फीस, कोर्ट फीस इसमें बच जाती है। तो आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व फ्यू प्रोसीजरल स्टेप एंड नो कोर्ट फीस। आर्बिट्रेशन इज फास्टर, प्रोसेस फास्ट होता है ये। ठीक है। अ कोर्ट हैज टू फॉलो सिस्टमैटिक प्रोसीजर व्हिच टेक्स एन एबनॉर्मली लॉन्ग टाइम टू डिस्पोज ऑफ अ केस। क्योंकि कोर्ट में एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है तो टाइम टेकिंग हो जाता है वहां पे, लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और आर्बिट्रेटर के पास, क्योंकि दो पार्टी का एक ही आर्बिट्रेटर है, एक ही आपका आर्बिट्रेटर पैनल है, तो उसके पास एक ही केस है, तो आर्बिट्रेशन जो है बहुत फास्ट होता है और कंपनीज के आपस में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि किन किन मैटर्स पे आर्बिट्रेशन अलाउड है। तो पार्टनरशिप का कोई केस है, कोई सिविल मैटर का केस है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, इंश्योरेंस है ना, या कोई कर्जे वाला केस है। ठीक है। तो उसमें आर्बिट्रेशन अलाउड है, कोर्ट के बाहर सेटल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल मैटर है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या गार्जियनशिप है ना, उस केस में आर्बिट्रेशन जो है अलाउड नहीं होता है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।